चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा। जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। हेडिंग लगा लो, क्लाइमेटोलॉजी। समझे? वो तो लिस्ट है, लिस्ट वगैरह आप लोग देख लीजिए, उसमें समय अब ज़्यादा क्लास का किल मत करिए। अब देखो लिस्ट पढ़ाने में अब सब मिनरल्स का नाम, अब क्लास का ज़्यादा समय किल मत करिए, एक दो दिन पढ़ा दिए ना, बाकी किसी ऑनलाइनर किताब से एक बार लिस्ट उठा के देख लेना है। हाँ, अब वो मिनरल्स है ना, तो उसमें जो है जो मेजर मेजर पार्ट था उसको तो हमने डिस्कस कर ही दिया। अब बाकी एक बार किसी किताब से लिस्ट उठा के देख लेना है, और जिस आइडिया से आपको लगभग पढ़ाया गया है उसको उसमें इम्प्लीमेंट कर देना है कि अच्छा किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना था, हो गया, कहानी खत्म। ठीक है? पढ़ाने के लिए, समय काटने के लिए तो बहुत है, 8 दिन तो उसी को पढ़ाएंगे, तो उससे आप ही को नुकसान होगा, मेरा क्या होगा। ठीक है? अब मैनेजमेंट को भी बहुत नुकसान थोड़े होगा, क्योंकि क्लास तो बंधा हुआ है कि इतना दिन में आपको ख़त्म करना है, तो हम सब चीज़ पढ़ा दें या चाहे कुछ छोड़ करके उसी को पढ़ा दें, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है? चलो, क्लाइमेटोलॉजी। अब देखो ये बहुत गंभीर टॉपिक्स है, बिना पढ़ाए आपको समझ में नहीं आएगा क्लाइमेटोलॉजी, इसको पढ़ाना चाहिए ना। एकदम नहीं छूटेगा, जो पढ़ाते हैं उसमें क्वेश्चन छूटने की संभावना है जी, कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। ठीक है? क्लाइमेटोलॉजी सुनो, सबसे पहले तो इसका जनक पूछ लेता है, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी कौन है? हमबोल्ट है फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। ये हमबोल्ट महोदय हैं, हमबोल्ट, हमबोल्ट हैं। फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी हमबोल्ट हैं। क्लाइमेटोलॉजी कहते किसको हैं? क्लाइमेटोलॉजी कहते किसको हैं? सुनो, कोई भी शब्द अपने साथ ही अपने प्रकृति को समेटे हुए घूम रहा है, घूम रहा है ना। जैसे क्लाइमेटोलॉजी में क्या घूम रहा है भाई, तो एक शब्द है इसमें क्लाइमेट, और दूसरा शब्द है लोजी। एक है क्लाइमेट और दूसरा शब्द है लोजी। क्लाइमेट मतलब क्या होता है? क्लाइमेट कहते किसको है? जलवायु नहीं, ये बेल्स ऑफ लेटीट्यूड है, अक्षांशों का समूह है। यहाँ ले लेना कि क्लाइमेटोलॉजी कहते किसको है, इसमें क्लाइमेट को बोलते हैं बेल्स ऑफ लेटीट्यूड, बेल्स ऑफ लेटीट्यूड, अक्षांशों का समूह, अक्षांशों का समूह है। जबकि लोजी का अर्थ मतलब अध्ययन होता है, लोजी इसको अध्ययन कहा जाता है। अब दोनों को मिला दो तो क्लाइमेटोलॉजी कहते किसको हैं? हाँ, कौन इसमें? हाँ तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, तब आगे बढ़िए, अगर पढ़ा दिए हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ा दिए हैं। ठीक है? चलो, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ और चीज़ों को। पासेज देख लेना, दर्रा को, पासेज यानी दर्रा को। ठीक है, अभी बहुत बहुत कुछ बचा है ना आपको पढ़ने के लिए, थोड़ा सा इसको कर लो। आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ तो पहुंच रही होगी आपको। चलिए ठीक है। हाँ ठीक है, ये क्लास ये हमको पता नहीं था मेरे भाई कि इसको पढ़ाए हुए हैं। चलो, पासेज को देखना, दर्रों को देखना। एक काम करिए, एक क्वेश्चन दर्रा से निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा ही पूछा जाना है। दर्रों में एक तो देखोगे कि दर्रों का निर्माण होता कैसे है, पासेज बनते कैसे हैं। तो पासेज कैसे बनता है? हाँ, हाँ, कोई भी नदियां जो है
वही पासेज का फॉर्मेशन करती है, वही पासों का निर्माण करती है। नदियों के द्वारा ही पासेज फॉर्मेट होते हैं, पासेज का निर्माण होता है। ठीक है, आइए अब पासेज में एक काम करना कि पहले स्टेट लगा देना, राज्य, और इस राज्य के साथ पासेज का एक लिस्ट बना लेना है। फिर उसके बाद हम सबके बारे में डिस्कस कर देंगे कि क्या क्या इसमें से पूछा जाना है, क्या आता है, और किस पास के बारे में कितनी चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए। एक लिस्ट बना लेना है स्टेट वाइज कि किस किस स्टेट में कितने पासेज हैं, और फिर उनमें से क्या क्या पूछा जाता है। जैसे बहुत सारे पासेज हैं जिससे आपके रोड गुजरते हैं, जो चाइना को कनेक्ट कर रहा है, तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है, म्यांमार को कनेक्ट कर रहा है। आप चले जाओ तो प्रायद्वीपीय भारत के जो पासेज हैं, वो प्रायद्वीपीय भारत वाले जो दर्रे हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र वाले दर्रा भी नासिक को, कौन पूना को कनेक्ट करता है, कौन तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। थोड़ा सा यहाँ पर सूक्ष्म होकर के पढ़ लेना ठीक रहेगा। तो पहले एक लिस्ट बना लेते हैं कि किनको किनको थोड़ा सा एग्जाम व्यू से देखना है। दर्रा पास अभी तो बताए हैं कि पर्वतों में जो एक बीच में ये रास्ता टाइप यानी आर पार होने का एक माध्यम प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, 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 वो पासेज है, वो पासेज है। ठीक है, वो पासेज है। ठीक है, चलिए, आवाज सबको मिल रहा होगा। आओ, ये पासेज है, और पासेज का सिंबल होता क्या है, यही होता है। पासेज का सिंबल भी यही होता है। पासेज दर्रों का सिंबल यही होता है। ये दर्रा है, ये दर्रा है। ठीक है, लद्दाख में, जैसे लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं, फटाफट एक लिस्ट बनाते जाओ। लद्दाख में कौन कौन सा दर्रा है, लिखते जाना है। जोजिला, काराकोरम, चांगला और खारदुंगला। जोजिला, लद्दाख में कौन कौन सा दर्रा है, जोजिला, काराकोरम, 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 जोजिला, काराकोरम, चांगला और खारदुंगला। चांगला और खारदुंगला। खारदुंगला, ये चार दर्रा को पढ़ना है। जोजिला, काराकोरम, चांगला और खारदुंगला। लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं, जोजिला, काराकोरम, चांगला और खारदुंगला। ठीक है, लद्दाख में चार दर्रों को देख लेना। जम्मू कश्मीर में, जम्मू हाँ, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल। पीर पंजाल और बनिहाल, इसमें लिख लो, पीर पंजाल और बनिहाल। आदमी जबरदस्ती सब क्वेश्चन क्रिएट करता है। इनमें कौन क्वेश्चन आ गया भाई पूछने का, तो मैं पढ़ा रहा हूं ना। पीर पंजाल और बनिहाल, पीर पंजाल और बनिहाल। हिमाचल प्रदेश में, हाँ हिमाचल प्रदेश में शिपकिला, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में लिख लो फटाफट। निश्चित रूप से आप फोन कर लीजिए एक बार मैनेजमेंट को, कम हो जाएगा क्वालिटी। चलो, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, शिपकिला, बारालाचा और यांगची। यांगजी, यांगजी, यांगजी ऐसे लिखना, यांगजी। कौन सा दर्रा है, यांगजी, यांगची। सबके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे जो आवश्यक होगा। रोहतांग, शिपकिला, बारालाचा और यांगजी, सबसे ऊंचाई पर स्थित पासेस यही यांगजी पासेस ही है, हिमाचल प्रदेश में है। इस पर आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश याद रहेगा ना, रोहतांग, सिपीकला, बारालाचा और यांगजी।
बस जोर से बोल करके इसको घर पे याद कर लीजिएगा। ये बड़ा जो है ना मतलब याद करना पड़ता है, इसमें बहुत समझने की चीजें नहीं है। उत्तराखंड में लिख लो, उत्तराखंड में नीति, नीति लिपुलेख, उत्तराखंड में नीति लिपुलेख, नीति, जी हाँ लिपुलेख, उत्तराखंड में नीति है, लिपुलेख है, मणिरंग है, मणिरंग, मणिरंग, थांगला, थांगला, मणिरंग, थांगला, थांगला, पारंगला, 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 ये पैसेज भी है उत्तराखंड में, पारंगला, कुंगरी भिंगरी, कुंगरी, कुंगरी भिंगरी, कुंगरी भिंगरी, कुंगरी भिंगरी, सिरला रालाम नामा, सिरला, सिरला, सिरला नामा, सिरला नामा, सिरला नामा, सिरला नामा। चलो सिक्किम चलते हैं, यहाँ से उत्तराखंड से निकल के एक रोड पकड़े हुए हैं हमने, लद्दाख को कवर किया, वहां से निकल के जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद जिन क्षेत्रों में चलना है कौन सा है, सिक्किम है। सिक्किम में, सिक्किम में 3 याद रखना है, नाथुला, जेलेपला और डोकिया, नाथुला, जेलेपला और डोकिला, नाथुला, 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 रुको, ये नाथुला, जेलेपला, जेलेपला और डाकिया, डाकिया, ये 3 दर्रे हैं, नाथुला, जेलेपला और डाकिया, नाथुला, जेलेपला और डाकिया, नाथुला, जेलेपला और डाकिया। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, बोमडिला, दीपू, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, बोमडिला, एक आता है इसी में दीपू, बोमडिला, दीपू, सेला, सेला, बोमडिला, दीपू, सेला, सेला और यांगदाप, 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 बोमडिला, दीपू, सेला और यांगदाप, यांगदाप बोर्ड पर लिखे हुए हैं, यांगदाप, दाप, यांगदाप, नहीं ये यांगयाप ही इसी को लिखा होगा कहीं, लेकिन है ये यांगदाप। हाँ, मणिपुर में तुजू, देखिए हम बोले हैं अभी क्या कि पहले भाई लिख लो, उसके बाद फिर हम उस पर बात करेंगे, तो ये घुमा के फिर ले जा रहे हैं कहाँ, हिमाचल प्रदेश, फिर नहीं करिए ना अभी। हाँ ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में लगातार दिक्कतें होती रहती है, ठीक है, ये आप देखोगे तो वहाँ बोमडिला और यांगदाप, ये दोनों जगहों पर लगातार दिक्कतें रहती है, तिब्बत और चीन को लेकर के, तो बोमडिला को हम लोग का मानता ही नहीं है, ठीक है। हाँ चीन का वहाँ वही तो है समस्या, चीन अरुणाचल प्रदेश को ही हमको नहीं मानता है, चीन अरुणाचल प्रदेश को, अब उस मीटर पे मत ले जाइए, ठीक है। सुनो, चीन जो है, चीन अरुणाचल प्रदेश को ही नहीं मानता है। सुनिए, यहाँ दिख रहा है ना, अब चाइना अपना बाउंड्री यहाँ से सीधा कर लिया है, अपना नेपाल, हाँ भूटान से एकदम सीधा कर लिया है, और जैसे ही सीधा किया, और बोलो मत ना, बोलो मत ना भाई, अब जैसे ही इसको सीधा किया, अरुणाचल प्रदेश के
मैक्सिमम रीजन्स जो है चीन अपने में दिखा लेता है टोटल। और ये आज से नहीं, 1960 से उसके नक्शा में ये शामिल किया, 1960 से विवादित रहा है, ठीक है। अब इन विवादों के तरफ मेरे क्लास को मत मोड़िए, क्योंकि मेरा छूट जाएगा। मेरा भी मन कर रहा है कि आपको मैं बोलूं कि कैसे चीन को 1949 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो हमने उसको पूरे विश्व के सामने एक पहचान दिया, उसका कोई अस्तित्व नहीं था। उससे अमेरिका वाले उसको बैठने नहीं दे रहे थे कि तुमने, सुनो, तुमने अपने स्वतंत्रता को प्राप्त किया है बंदूकों के नोकों पर। तो कोई भी विश्व में देखो, कोई भी व्यक्ति अपने भाई की हत्या कर दे, अपने पिता की हत्या कर दे, तो समाज का कोई भी एक सभ्य व्यक्ति उसके सामने बैठने का अच्छा कहेगा? नहीं कहेगा, कि ये बहुत कुसंस्कारी है। कमोबेश वही भावनाएं भी चीन की रही। उन्होंने अपने अपने यहाँ ही बंदूके के नोक पर खुली क्रांति से अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया। कम से कम भारतीय भारतीय स्वतंत्रता में गांधी को गाली देने वालों को ये तो समझना चाहिए कि सर, हमारे स्वतंत्रता के जो आदर्श था सत्याग्रह, वो पूरे विश्व में एक हमें पहचान दिया है, जिसको लेकर के आज भी हम जीते हैं। कि हम हिंसक नहीं, हम अहिंसक देश वाले हैं, हम वासुदेव कुटुंबकम के देश वाले हैं, हम गांधी के सत्याग्रह भूमि की हैं। हमारे यहाँ प्राचीन से लेकर के बुद्ध से लेकर के गांधी और वर्तमान नरेंद्र मोदी तक ये सब अहिंसा के प्रवर्तक रहे। तो हम तो कम से कम इतनी बातों को तो बोल पाते हैं ना। लेकिन चाइना वाले के पास क्या है कि हमारा मऊ जेडांग ने बंदूकों को उठाया और उसी बंदूकों के नोक पर यह स्वतंत्रता को हासिल किया था, तो कोई नहीं बैठने दे रहा था। हम लोगों ने उसे अपना पनाह दिया। सबसे पहले भारत ऐसा देश है, लोकतांत्रिक राष्ट्र, जिसने उसके साथ राजनयिक संबंध विकसित किया। जैसे वो स्वतंत्र हुआ, हमने 1950 से ही अपना राजनयिक संबंध विकसित कर लिया है उसे। 1954 में पंचशील समझौता कर लिया। 1956 में उसको यूएन के सुरक्षा परिषद में एंट्री करवा दिया। ये सब नेहरू जी किए। अब उसी को आज देखिए, तो ये सब कहेंगे तो आप लोगों का क्लास भाई प्रभावित होगा, मजा तो बहुत आएगा, लेकिन ये मजा नहीं लेना है, अब मजा नहीं लेना है, ठीक है, छोड़िए। मणिपुर में आते हैं, तुजू पर। और ये जब 1960 में इस बाउंड्री को खींचा था ना, तो नेहरू जी कंप्लेन किए, कहे कि रे गद्दार निकम्मा, तुमको हमने पहचान दिया, तुम हमारी भूमि को हड़प लिया। कहा कि सर, बड़ी बड़ी दोस्ती में छोटी छोटी बातें हुआ करती है। आज भी लड़के रोड पर कहते हुए मिल जाते हैं कि अरे छोड़ो, है कि नहीं है, दिल दिया तो फिर क्या, है कि नहीं है, अब क्या बचना है, सब तो इसी में समाहित है, सब तो इसी में डूबे हुए हैं, बातें ही चलती है ना, तो फिर सब दुनिया उसी में डूब मरता है। तो वही चाइना ने भी प्रपोज कर दिया कि क्या भाई, इतनी बड़ी आपने दोस्ती किया, पंचशील समझौता पूरे विश्व के सामने रख दिया, आज छोटा सा डनेट टेढ़ा हो गया तो क्या करते हो, सुधरवा लेंगे, अगर जरूरत होगी तो हम अपना में से आपको दे देंगे, काहे घबराते हो। हम लोग वेट किए, 1962 में जैसे ही फिर एक बार हुआ कि काहे तुम नहीं, अभी तक 2 साल लग गए तुमको, ठीक है नहीं किया, तो 62 में क्या दिया हमें, उसी नाथुला बॉर्डर सिक्किम से एंट्री कराया अपने लोगों को। देखो, अक्साई चीन हड़प लिया जाकर के आज लद्दाख के पास। और 1962 के बाद वर्तमान तक कभी भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं बनी, लगातार प्रतिकूल होती चली गई। लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर है कि नहीं है। चाइना भी एक दिन चाइना जो है, एक दिन जो है वो माने अपने अपने बिहेवियर्स को लेकर के तय है कि देखो, दुनिया में कोई दुनिया में आप देखिए, अब मैं तो लगूंगा आप लोगों के संतुष्ट करने में, इतिहास पर बोलने, दुनिया में कोई भी संस्कृति चाहे कितनी भी बड़ी हो, वह अस्थाई हमेशा नहीं रखा है, हमेशा उसमें उतार चढ़ाव आए। अब तो मौर्यों से बड़ा भी कोई साम्राज्य बना होगा क्या? ये अफगानिस्तान में जाकर के ब्याह कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। उनको भी एक समय आया कि वस्त्र त्याग कर, राजकाज त्याग कर सन्यासी होकर के मरे। अशोक से भी बड़ा कोई होगा क्या? नहीं होगा, वो भी गया, पूरा मौर्य डूबा, समुद्रगुप्त डूबे, सबने डूबा, है कि नहीं है। और एक समय था, आप देखो कि पूरे मध्यकाल में अरब से ज्यादा समृद्ध कोई था नहीं था। अरे भाई, अरबों की सेना से पूरी विश्व कांपती थी। और दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम, जब वो सेना हुंकार भर के चलती थी तो पूरा विश्व कांपता था। ऑटोमन साम्राज्य वालों ने तुर्की का जो है दफन कर दिया, ऑटोमन साम्राज्य ने।
लेकिन आज अरबों का देखो डिक्रीजिंग करके कहां पहुंच गए अरब। फिर उसी का अपना आदमी हलाकू खां आग लगा दिया अरबों के लाइब्रेरी में, कहा कि काहे का खाक में जाए लाइब्रेरी है। अब मैं इसी बात को यूट्यूब पर बोल दूंगा तो कुछ आदमी गरियाने लगेगा, है कि नहीं है, लेकिन हकीकत है। वो जो है तैमूर का पौत्र था हलाकू खां, उसी ने अरबों की लाइब्रेरी को जला दिया कि ना ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जिसमें असमानता हो, जिसमें विविधताएं हो। अब फिर अरबों का जब सामान्यकरण हुआ तो आप देखो यूरोप डेवलप कर गया। यूरोप तकनीकी में एक समय बहुत समृद्ध रहा है, आज भी है, लेकिन यूरोप की स्थिति को देखिए। ब्रिटेन एक शताब्दी नहीं अनेक शताब्दियों तक पूरे महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व पर काबिज था। उसके सामने कोई थे ही नहीं, क्योंकि उसके यहाँ सूर्यास्त ही नहीं होती थी। एक ब्रिटिश नागरिक गर्व से कहता था कि मेरे देश में सूर्यास्त नहीं होता है। एक समय आया कि वहीं सूर्यास्त हुआ, वहां भी हुआ, महाशक्ति अमेरिका बन गया। जो जो ब्रिटिश कहते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, आज वो अपने आंगन में बांध के रखे हुए हैं। नहीं रखे हैं क्या? ऋषि सुनक जी इंडियंस है और उनकी जो पत्नी है उनका सबसे प्रिय पशु कुत्ता है। दोनों चीजें उनके घर में है कि नहीं है? तो समय है भाई, दोनों चीजें परिवर्तित होगी। अमेरिका है, एक समय आएगा कि अमेरिका भी डिक्लाइन करेगा, फिर कोई नया देश उगेगा, तो ये सब होते रहता है, ठीक है। इसलिए इन पर नहीं चल रहा है। अब चाइना वाली इस मुद्दे को हटाओ, मुद्दे को पढ़ा रहे हैं पास से, तुम लोग कहां पहुंचा दिया। मणिपुर, मणिपुर में तुजू, मणिपुर में तुजू। महाराष्ट्र में थालघाट, भोरघाट, अंबा घाट, थालघाट, भोरघाट, अंबा घाट। थालघाट, भोरघाट, अंबा घाट ये थोड़ा ज्यादा मतलब प्रसिद्धि को प्राप्त है इसलिए। केरल में सेनकोटा, सेनकोटा, थालघाट, भोरघाट, अंबा घाट। केरल में सेनकोटा। अब पाल घाट भी केरल में पड़ता है। पाल घाट भी, सेनकोटा और पाल घाट। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर और असीरगढ़ है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर और असीरगढ़, और असीरगढ़, और असीरगढ़, बुरहानपुर और असीरगढ़। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर और असीरगढ़, असीरगढ़। राजस्थान में गोरान घाट, राजस्थान में गोरान घाट। राजस्थान में गोरान घाट। मध्य प्रदेश में गोरान घाट, राजस्थान में गोरान घाट, राजस्थान में गोरान घाट। अब देखो इसमें से किससे किससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा सा उसी को टॉपिक्स को डिस्कस करते चलिएगा। जैसे जोजिला, जोजिला को आपने लद्दाख में पढ़ा है ना। जोजिला से क्वेश्चन क्या बनता है कि यह किस श्रेणी में अवस्थित है। दो तीन बातें पूछी गई है अभी तक। एक तो इसका स्टेट, तो स्टेट आपका क्लियर हो चुका है। जोजिला किस श्रेणी में अवस्थित है? जोजिला किस श्रेणी में अवस्थित है? यही पर तो लफड़ा फंस जाता है कि जो जिला काराकोरम में होकर के जस्कर में है। जो जिला काराकोरम नहीं जस्कर में है। जैसे काराकोरम की कितनी श्रेणियां? तीन। ट्रांस हिमालय की तीन श्रेणियां, काराकोरम, जस्कर और लद्दाख। काराकोरम, जस्कर और लद्दाख। तो ये किसमें अवस्थित है? जस्कर में अवस्थित है, जस्कर में अवस्थित है। हाँ, दक्षिण वाले हिस्से में है, जौस्कर में अवस्थित है। किससे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से। एक लिख लेना कि ये जौस्कर श्रेणी में है, जौस्कर श्रेणी में है। और जोड़ता है किसको? तो श्रीनगर से लेह को, श्रीनगर से लेह को। जोजिला जोड़ता किसको है? श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को लेह से।
बुर्जिल दर्रा। हाँ हाँ, जम्मू कश्मीर में है, तो वही एक एक करके जितना के बारे में कुछ पढ़ना है उसी को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अभी हमने कहा था ना कि बात करेंगे बुर्जिल दर्रे पर, तो कैसे आ सकते हैं कि नहीं बात करेंगे भाई, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐड कर लीजिए। वही तो बताने के क्रम में उनको हम बताए कि आपसे बात करेंगे बुर्जिल पर। हाँ सुनो, यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। फटाफट एक एक लाइन ही है। श्री बुर्जिल दर्रा, जी हाँ भाई, बोर्ड पर लिखा हुआ है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। हाँ, बलूचिस्तान में है, वो पीओके में है, ठीक है। आगे बनिहाल गिलगित से जोड़ता है, जी हाँ, श्रीनगर को जोड़ता है गिलगित से, या श्रीनगर को जोड़ता है गिलगित से। ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं आप लोग? फटाफट, दो ही शब्द है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग गुजरता है बनिहाल दर्रा से। जम्मू श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? बनिहाल दर्रे से। इस बनिहाल से गुजरता है जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग, श्रीनगर जाने वाला मार्ग। इसी में अवस्थित है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग अवस्थित है। जवाहर सुरंग किस किस दर्रे में या किस मार्ग पर? तो जम्मू से श्रीनगर जाने वाले मार्ग पर सुरंग अवस्थित है, जवाहर सुरंग। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से उसी रास्ते में पड़ता है ये जवाहर सुरंग, ठीक है। चलिए सुनो, सिपी कला दर्रा, सिपी कला दर्रा, सिपकला दर्रा या सिपी कला दर्रा। सिपकला दर्रा किससे किसको जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से, शिमला को तिब्बत से, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। रुको, बुलाते हैं भाई, क्लास रुक रुक के चलता है। अजय जी, अजय जी ऑफिस में। अब इसमें रुक रुक के चल रहा होगा तो रिकॉर्डिंग में भी नहीं है। ठीक करवाते हैं भाई, रुको, ठीक करवा रहे हैं। हैं? आवाज तो बहुत ठीक है, आवाज तो बिना बैटरी के भी हम पहुंचा देंगे। हाँ, वहां तक भी, वहां तक भी बिना बैटरी का पहुंचा दिया जाएगा। ये कौन बड़ा बात हो गया? चिंता क्या करते हो? आए, वीडियो रुक रुक के चल रहा है, वीडियो रुक रुक के चल रहा है। आवाज ठीक है, आवाज में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सुनो, हो ऐसा नहीं ना है कि अभी मौसम खराब है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उतना खराब नहीं है। अब बसंती हवा, बहुत मजा मत लीजिए बसंती हवा का, कल से ही प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है भाई, देखो तकनीकी ज्ञान हमको कम है, इसलिए वो लोग ठीक कर रहे हैं। मेरे बस का होता तो मैं तो जान दे देता आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे बस का यह है ही नहीं, ठीक है। आए, ज्यादा नहीं, ये सही है। मेरा है ही क्या जीवन में, आप लोगों के सिवा कुछ है ही नहीं। हाँ, तो आप लोगों के सिवा कुछ थोड़े है जीवन में, कुछ नहीं है। सब संपत्ति आप हो। कल शाम में यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया, हमको मन नहीं लग रहा था, लेकिन आज पढ़ाएंगे बहुत धमाकेदार, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन एक ही दिन में खत्म कर देना है। आज पढ़ाएंगे 5-6 घंटा यूट्यूब पर, कल पढ़ाए नहीं थे।
एकदम पक्का आज 5-6 घंटा पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। आज जो भी हो, क्रैश हो या जो हो, लेकिन कल का भी हिस्सा आज पढ़ाना होगा ना। कैसे समझ में नहीं आएगा रे भाई, यूट्यूब तो कैसे समझ में नहीं आएगा। अरे यूट्यूब सही यही थी आई। अच्छा यहाँ थोड़ा स्पीड कम कर दे। चलिए ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को इन्वायरमेंट भी पढ़ाना है ना, बिहार भी पढ़ाना है ना। देखो हमको लगता है कि जितना ज्योग्राफी, अब कौन इस चीजों को बात करें, जितना अब ज्योग्राफी आवश्यक है ना, उतना ही अब बिहार पर भी काम करना जरूरी है, क्योंकि बिहार का क्वेश्चन इतना बढ़ जा रहा है। और मैनेजमेंट टीम बिहार पढ़ाने के लिए 2 दिन का मौका मिलेगा, फिर तो या तो इन्वायरमेंट भी अच्छे से पढ़ ले या फिर बिहार को अच्छे से पढ़ ले। ये 2 चीज करें, क्योंकि बिहार का क्वेश्चन इस बार हमको लगता है 16 क्वेश्चन शायद था अप्रोक्स। अप्रोक्स 15-16 क्वेश्चन रहा है, और सब सब्जेक्ट से ज्यादा बिहार ही था। अगर क्वेश्चन में कैलकुलेट करना ना, तो बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, और बिहार का करंट, और बिहार के सब चीजों को लेकर के लगभग 18 गो। हाँ मतलब अप्रोक्स 16 हमने कहा, 18 है तो बहुत अच्छी बात है। तो बिहार को कुछ दिन कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एकदम आज नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई, चलो आज एकदम 7 ही बजे से लगवाते हैं, क्या चिंता करते हो, छोड़ो छोड़ो हटाओ। सीपी कलादर्रा सुनो, सीपी कलादर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जौस्कर श्रेणी में किसको किससे जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से, शिमला को तिब्बत से। एक और चीज इसमें, सतलज नदी इसी सहारे भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी सीपी कला दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है। सीपी कला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी, सतलज नदी इसी दर्रा से भारत में प्रवेश करती है मेरे दोस्त। चलो आगे लिखना, एक देवसा, देवसा हिमाचल प्रदेश में देवसा पढ़े हैं ना? नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, यांगची के बाद एक देवसा भी हिमाचल प्रदेश में। देवसा, देवसा हिमाचल प्रदेश में देवसा है। हिमाचल प्रदेश में देवसा है, लिस्ट में नहीं है लेकिन जोड़ लो, काम की बात है। देवसा, देवसा इसको याद जरूर कर लीजिएगा। देवसा ये कनेक्ट करता है किसको? कुल्लू को स्पीति घाटी से। कुल्लू को स्पीति घाटी से देवसा, देवसा यह देवसा जो है ये कनेक्ट करता है किसको? कुल्लू को स्पीति घाटी से। जी हाँ, कुल्लू को स्पीति घाटी से, कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। देवसा किसको किससे जोड़ता है? कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। एक है लुंगलाचा, लुंगलाचा, जी हाँ लुंगलाचा, लौंगलाचा नहीं, इसका पूरा नाम है, ऐसे ही लिखता है लुंगलाचा, लुंगलाचाला, लुंगलाचाला ये नाम है, लुंगलाचाला, लुंगलाचाला। और ये लुंगलाचाला जो है ये कनेक्ट करता है लेह को मनाली से। किसको जोड़ता है? लेह को मनाली से। केवल इतना ही लिखना है कि लेह को प्लस कर देता है, ऐड कर देता है, किससे? मनाली से। लुंगलाचा लेह को जोड़ देता है मनाली से, लेह को मनाली से, लेह को मनाली से। माना दर्रा, माना दर्रा, माना, जी हाँ उत्तराखंड में हमने पढ़ा है माना दर्रा का भाई। माना दर्रा यह जोड़ता है किसको किससे? जी हाँ, माना दर्रा जोड़ता है किसको किससे? जोड़ता है गढ़वाल को तिब्बत से। यह किसको किससे जोड़ता है? गढ़वाल को तिब्बत से, गढ़वाल को तिब्बत से। जी हाँ, गढ़वाल को तिब्बत से।
गढ़वाल को तिब्बत से, गढ़वाल को तिब्बत से। नाथुला, नाथुला सबसे ज्यादा लिपुलेख हुई। भारत और जो है तिब्बत, तिब्बत क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आवागमन लिपुलेख दर्रे से है। ठीक है। और लिपुलेख दर्रा जो है वहाँ, जी हाँ, लिपुलेख दर्रा पर सुनो, वहाँ कभी कभी यदा कदा पाकिस्तान ऐसी नेपाल भी अपना अधिकार जमाते रहता है का। जी हाँ, कि वहाँ दो चीजों पर, एक जो है काली नदी और दूसरा लिपुलेख दर्रा। तो नेपाल वाले को सूचना है कि भाई दादाजी बेच दिए, अब पोता कहाँ दौड़ रहा है। ये सच में वो क्षेत्र जो है, वो सच जो है, सच में वो प्राचीन समय में पहले जो है वो उसी का क्षेत्र था। तो 1916 का जब आप सुगौली की संधि पढ़ोगे, तो 1916 सुगौली की संधि में राय बहादुर जी थे वहां, और उन्होंने इन्हीं क्षेत्रों को तो लिपुलेख, 1916 नहीं, 1816, 1816 होता है इतिहास में, कभी 100-200 आगे पीछे चल जाते हैं बोलने के क्रम में। ठीक है, टोंग स्लिप है ये एरर नहीं है, टोंग स्लिप है। सुनो, अब वहां आप देखो उत्तराखंड में, तो इसको पूरा उत्तराखंड वाले हिस्से को दे दिए और गोरखालैंड बना दे दिए। गोरखालैंड कौन सा? पश्चिम बंगाल के पास चलिए, वहां जितना दार्जिलिंग क्षेत्र है वो सब तो पहले उसी के क्षेत्र में था ना, उन्होंने दे दिया। तो जब दे ही दिए तो फिर अब क्या है, कई सब लंथन करता है। चलो, तो हाँ ये है कि जब उसको लगता है ना कि कुछ और चाहिए, तो फिर दबाव बनाना शुरू करता है। कुछ और मतलब भारत ही है जो उसको सब कुछ मुहैया कराता है। बेटी रोटी का रिश्ता है, गांव के शब्दों में बोल देते हैं, वो सुई तक नहीं बनाता है, फिर भी आराम से जी लेता है, जीता है ना, हम ही लोगों के चलते। अब उसको चाइना का संरक्षण प्राप्त है, चाइना कहता है कि उधर काहे का जाओ, इधर आ जाओ, एक ही रही है। तो जब थोड़ा ज्यादा उधर से मिल जाता है तो एक बार भोंक देता है। थोड़ा ना, नहीं नहीं बोलेंगे। एक लिखिएगा नाथुला दर्रा, इसी में एक घाटी है चुंबी घाटी, चुंबी घाटी, चुंबी घाटी, जी हाँ, हाँ चुंबी घाटी। ऑनलाइन वाला सबसे पहले, चुंबी घाटी, चुंबी घाटी, चुंबी घाटी, आगे बढ़ना। हाँ, बहुत बार बार पूछा है कि चुंबी घाटी कहाँ से गुजरती है, तो ये चुंबी घाटी इसी नाथुला दर्रा, इसी नाथुला दर्रा से आए, नाथुला दर्रा चुंबी घाटी इसी से गुजरती है, चुंबी वैली। आए, ये जो है तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, जी हाँ, वो घाटी ही रास्ता है जो कनेक्ट करता है तिब्बत को। और इसी नाथुला दर्रे पर सबसे पहला अटैक हुआ था 1962 वाले वार में। सेकंड अटैक किया वो सब जाकर के लद्दाख रीजन्स में, जो आज का लद्दाख है, ये सिक्किम में है। आए, कौन? नहीं, ये सिक्किम में है, नाथुला सिक्किम में है। आए? हाँ हाँ, डोकलाम भी तो काली नदी से हम क्रॉस करके आ गए हैं ना, अब नाथुला पर काली नदी को नहीं पकड़िए, काली नदी से पार कर गए। जैसे ही उत्तराखंड पार करेंगे फिर चीन से कौन कनेक्ट करेगा, तो सिक्किम ही कनेक्ट करेगा। तो सिक्किम में हमने 3 दायरा आपको पढ़ाया था, 3 में सबसे इंपॉर्टेंट थे नाथुला। नाथुला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से चुंबी घाटी गुजरते हुए या तिब्बत को कनेक्ट कर देता है। बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, हाँ अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। चीन को जोड़ता है, चीन को कनेक्ट करता है ये। दिफू दर्रा, हाँ, तो जब देता है तो सबसे उत्तर पश्चिम में यही है, सबसे पश्चिम में बोमडीला ही है, इसके बाद ही आएगा अगला सब। ठीक है,
हाँ करवा देते हैं। चलो सुनो, दीपू दर्रा, दीपू दर्रा आप लोगों को जो लिखा है ना वो ऑर्डर में है, देखिए उसी ऑर्डर में याद कर देना है। सुनो, दीपू दर्रा भारत और म्यांमार के लिए सड़क यहां से गुजरता है, भारत म्यांमार को जोड़ता है। दीपू दर्रा भारत और म्यांमार के लिए, भारत और म्यांमार के लिए जोड़ता है, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। भारत को किससे? म्यांमार से जोड़ता है। दीपू दर्रा जोड़ता है किसको? भारत से म्यांमार को जोड़ता है। खालघाट आप लोगों को फिजिकल पढ़ाने की अब जरूरत नहीं है, फिजिकल छोड़ दें। मैंने आप ही लोगों के राय से चलेंगे, फिजिकल छोड़वा दीजिएगा तो इन्वायरमेंट में घुस जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी आप कितने लोग हैं जिनका ज्योग्राफी टीजीटी है? बस दो तीन गो, एक है ना उठा दी है। बदल दी क्या? अरे तो टीजीटी पीजीटी हुए तो पूछ रहा है, ये कितने लोग का टीजीटी पीजीटी है जिसमें ज्योग्राफी स्पेशल पर काम करना पड़ेगा? अभी हैं, अभी हैं, बस इतने ही लोग हैं, 5 लोग हैं। हाँ अभी है। हाँ हाँ ठीक है, आप लोगों को कोई बात नहीं। ऑनलाइन वालों में आप लोगों में भी है क्या टीजीटी पीजीटी? आप लोग भी बताओ कि ज्योग्राफी किसका है रे भाई। हाँ टीजीटी पीजीटी किसका है? मेरा भी है, आपका भी है, जियो टीजीटी। चलिए ठीक है, यस सर। चलिए ऑनलाइन वाला तो बहुत है मेरा, सब लिखो सब लिखो जितना है पीआरटी में है। ठीक है, चलिए ठीक है, सब लोगों को हमने देख लिया, पिंटू, खुशी, खुशबू, सबने, पल्लवी इधर भी, चलो ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, बोर्ड पर आओ। तो इसके बाद जैसे आज मैं सोच रहा हूं कि इसको स्किप करके या तो फिजिकल पर आप लोग कुछ बता दें कि फिजिकल में सुन लो, फिजिकल पढ़ा दूं, फिजिकल के बाद इन्वायरमेंट है, 4-5 क्वेश्चन का एरिया लेकर के हर बार आ रहा है, 5 से 6 भी हो जा रहा है, और फिर हम लोग बिहार पर काम कर लेंगे, क्योंकि 16-18 क्वेश्चन का जो रेंज चल रहा है अब ये नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज आपके सामने है, जो आप हमको बहुमत में दीजिएगा उसी को कल से पढ़ा देंगे। अच्छा तो ऐसा करते हैं कि 2-3 दिन में फिजिकल को थोड़ा तेज पढ़ा के खत्म कर देते हैं, थोड़ा तेज तो पढ़ लीजिए। अब आप लोग तेज भी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो 2-3 दिन में फिजिकल पढ़ा देते हैं सब, डायग्राम से केवल। ठीक है, पढ़ा दे 2-3 दिन में फिजिकल, कोशिश करते हैं 2-3 दिन में फिजिकल पढ़ा दे। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट पढ़ा देंगे। आप लोगों को मई भर में रिलीज कर दिया जाए मेरे सब्जेक्ट से। नहीं वर्ल्ड तो पीआरटी, तुम लोग टीजीटी पीजीटी वालों को वर्ल्ड अलग से पढ़ाएंगे, आप लोग मैनेजमेंट से बात करना। इसको अलग से पढ़ाएंगे ना, इसको आप लोगों के क्लास में नहीं लेके आएंगे, इसको निश्चित रूप से अलग से पढ़ाएंगे। अरे क्लास में सब आता है तो मजा आता है, कुछ लोग बैठ जाएगा तो उसे क्या फायदा होगा, तो इसलिए सबको बुलाना है ना, इन लोगों को अलग से। देखो वर्ल्ड 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 में पढ़ाने में कितना दिन समय लगेगा हमको? 7 दिन अगर समय मिल जाएगा तो 7 दिन में सारा वर्ल्ड पढ़ा देंगे, एक दिन में पढ़ा देंगे सबको। एक दिन अंटार्कटिका, एक दिन ऑस्ट्रेलिया, एक दिन जो है सब, मैंने 7 कंटिनेंट है 7 दिन में, एक दिन में महासागर होगा, 8 दिन में 8 क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म। ठीक है, आपको करना ही क्या है? डिटेल्स डिटेल्स कम होता है जी, एक दिन में को पढ़ाएंगे तो बहुत है, डिटेल्स नहीं पढ़ाएंगे तो कम थोड़े पढ़ाएंगे। अब बीपीएससी जैसा डिटेल्स पकड़िएगा तो मुश्किल ना हो जाएगा, वैसा डिटेल्स पकड़िएगा उसमें बहुत है। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ाओ। अब देखो इतना ही, इतना डिटेल्स पढ़िए लो कि उससे क्वेश्चन ना पकड़ाए तो क्या फायदा, इसलिए छान छूल के पढ़ाया जाता है ना। आए छोड़ो, आओ थालघाट को जोड़ लेते हैं, ठीक है कल से देख लेते हैं। चलो
थालघाट महाराष्ट्र में। हाँ मुंबई, थालघाट, थालघाट कौन किसको कनेक्ट करता है, आ जाओ। थालघाट मुंबई, थालघाट मुंबई किसे जोड़ता है, मुंबई से नागपुर को, मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग गुजरती है, लिख लेना। थालघाट से कौन सा, थालघाट से मुंबई नागपुर, मुंबई नागपुर कलकत्ता रेल मार्ग, कलकत्ता रेल मार्ग गुजरती है, मुंबई नागपुर और कलकत्ता रेल मार्ग गुजरती है। पालघाट, पालघाट, जी हाँ जो आवश्यक है मैं उसी को पढ़ा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। पालघाट, ये पालघाट में दो चीज पूछता है, एक तो इसका लोकेशन कहाँ है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य, नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य, नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य, अन्नामलाई के मध्य अवस्थित है, नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य अवस्थित है। जोड़ता किससे किसको है, त्रिचूर से कोयम्बटूर को, जोड़ता किसको किससे है, त्रिचूर को कोयम्बटूर से, त्रिचूर को कोयम्बटूर से, यहाँ केरल में त्रिचूर। हाँ बोलिए 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 बोलिए। त्रिचूर को कोयम्बटूर से, एकदम नहीं, त्रिचूर को कोयम्बटूर से। देखिए पालघाट, पाला, पालाकार, तार कान काट लेंगे टीका वाला तुम्हारा, ऐसा मत करो, पूछने दो भाई उनको। पालाकार, पालाकार ये दर्रा है, ये पालघाट दर्रा है जिसका लोकेशन कहाँ है, यही त्रिचूर को, इसी को त्रिचूर को जोड़ता है कोयम्बटूर से। हो गया, हो सकता है नया नाम हुआ होगा, पालाकार नया होगा, चलो ठीक है। या त्रिचूर को किससे जोड़ता है, कोयम्बटूर को, बहुत अच्छी बात है, उसी का त्रिचूर को। देखिए एक तो पूरे देश में नाम बदलने की भी अभी एक परिपाटी चल रही है, तो हाँ हो सकता है कि बदलाया हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ा लो। गोरान घाट राजस्थान में है, गोरान घाट राजस्थान में है, गोरान घाट राजस्थान में है, सिरोही को उदयपुर से जोड़ता है, लिख लीजिए। गोरान घाट राजस्थान में है, गोरान घाट, ठीक है, क्या है, क्या दिखा है, पालाकार को कोयम्बटूर से जोड़ता है, ठीक है। तो देखिए जो त्रिचूर है उस त्रिचूर को ही पालाकार बनाया होगा, ठीक है, ये तय है। आप पूछिए कि पालाकार का पुराना नाम क्या है, तो तुरंत निकल के आएगा वहां पर त्रिचूर, तुरंत निकल के आएगा क्या, त्रिचूर। त्रिचूर को कनेक्ट करता है किससे, या कोयम्बटूर से, त्रिचूर को ही कनेक्ट करता है को जो है कोयम्बटूर से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आगे देखिए गोरान घाट, गोरान घाट ये राजस्थान में है, और किससे किसको जोड़ता है, हाँ ये राजस्थान में है, जोड़ता किसको किससे है, तो सिरोही को, सिरोही को उदयपुर से, सिरोही को उदयपुर से, सिरोही को उदयपुर से कनेक्ट करता है, सिरोही को उदयपुर से कनेक्ट करता है। सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा दर्रा, ये सेनकोटा दर्रा जो जोड़ता है वह तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है, नहीं आपस में बात नहीं करें। सेनकोटा दर्रा तमिलनाडु को
तमिलनाडु को जोड़ता है किससे? केरल से। तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। इतना कनेक्टिविटी करा लेना। अब थोड़ा लास्ट चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी का, तो कुछ झील पर भी आपसे बात कर लेना ठीक रहेगा, झील से भी बात कर लेना ठीक रहेगा। इंडियन लेक्स, कुछ लेक्स हैं, कुछ झीलें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो टोटल झील को, जी हाँ, टोटल झील को कोई पढ़ भी नहीं सकता है, ठीक है। जितने भी झील्स हैं आप या कोई नहीं पढ़ सकता है, आप पढ़ना भी मत। जो एक्सपेक्ट करके दे दिया जा रहा है उसको पढ़िएगा, क्वेश्चन आएगा। क्योंकि कम से कम झीलों को अगर कलेक्ट किया जाए तो 4,000 5,000 से ज्यादा लेक्स होंगे इंडिया में, और इस 5,000 लेक का कौन लिस्ट बनाएगा? संभव ही नहीं है। झीलों में सबसे पहले तो उसका निर्माण होता कैसे है? इंडियन लेक हेडिंग लगा दीजिए, भारतीय झील, इंडियन लेक्स, भारतीय झील। इस लेक का निर्माण कैसे होता है? तो विवर्तनिक झील। कैसे निर्माण हुआ है इसका? पहले नंबर 1 विवर्तनिक झील, विवर्तनिक झील आए। इंडियन झीलों में कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं? अब लिखा होगा ना, आप बहुत किताब पढ़ते हुइएगा, तो वहीं पर हमको हेल्प करना है कि लिखा होगा कि यह विवर्तनिक झील है, तो समझ लेंगे कि विवर्तनिक मतलब होता क्या है, तो आपको याद करने में सहूलियत रहेगी। परीक्षा में भी पूछ देगा कि इनमें से कौन सा झील विवर्तनिक का उदाहरण है, तो आसानी हो जाएगी पढ़ने में, ठीक है। तो सुनो, ये वैसा झील जो पृथ्वी के धंसने या फटने से यदि उसका निर्माण हुआ हो, वो विवर्तनिक है। पृथ्वी की, सुनो, भूगार्भिक कारणों से धस गया हो, फट गया हो, और एक लेक का निर्माण हुआ हो, वही विवर्तनिक झील कहलाता है, जो टेक्टोनिक कारणों से हुई हो। टेक्टोनिक लेक कहते हैं इसको, अंग्रेजी शब्द क्या है? टेक्टोनिक लेक कहते हैं। जैसे भारत में वुलर झील का नाम सुने हो ना, जम्मू कश्मीर में वुलर झील है। वह वुलर झील का निर्माण कैसे हुआ? विवर्तनिक कारणों से हुआ है, और सबसे बड़े मीठे पानी के झील के रूप में आज सुविख्यात है कि कश्मीर घाटी में धंसने के कारण ही उस लेक का निर्माण हुआ है। तो एक लाइन में लिख लेना है विवर्तनिक झील को। इसका निर्माण पृथ्वी के बड़े भाग के, इसका निर्माण पृथ्वी के बड़े भाग के धंसने या उठने से होता है, धंसने या उठने से होता है। जैसे कश्मीर का उलर झील, कश्मीर का बुलर झील। जैसे कश्मीर का बुलर झील। एक होता है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, दूसरा क्या है? ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। जी हाँ, निर्मित झील, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। जहां वोल्केनिक इरोजन्स होते हैं वहां इस प्रकार के झीलों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी। आप लोग फिजिकल में पढ़े होंगे। कुछ उदाहरण ले लेना, जैसे महाराष्ट्र में लोनार झील है, अक्सर पूछता है, महाराष्ट्र में लोनार झील है, आए? ज्वालामुखी से बना हुआ है और ज्वालामुखी से निर्मित। जहां पिंड के गिरने से, उल्का पिंड के गिरने से अगर किसी झील का निर्माण हो, वो उल्का कहलाएगा, ठीक है। तो ये विवर्तनी ज्वालामुखी झील है। महाराष्ट्र का कौन सा? लोनार झील, महाराष्ट्र का लोनार झील, जो ज्वालामुखी झील का उदाहरण है, ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। लैगून या अनूप झील, याद रखना, लैगून या अनूप झील, लैगून या अनूप झील, लैगून या अनूप झील, लैगून या अनूप झील।
लैगून या अनूप झील। अब जैसे चिल्का झील, देखो इसका निर्माण कैसे होता है, तो खारे पानी के झील होते हैं ये, सबसे पहली विशेषता इनका, खारे पानी के झील होते हैं, खारे पानी के झील होते हैं। निर्मित कहाँ होते हैं ये, हाँ समुद्री तटों पर, समुद्री तट के पास, तट के पास। इसी के कुछ उदाहरण आपको मिलेंगे, जैसे चिल्का झील, जैसे चिल्का झील। चिल्का झील किस प्रकार के झील का उदाहरण है, लैगून झील है। चिल्का झील लैगून झील का उदाहरण है। चिल्का किस प्रकार का झील है, लैगून झील का उदाहरण है। चिल्का झील लैगून झील का उदाहरण है। ठीक है, लिखो एक लाइन में, पूर्वी तट पर स्थित, जी हाँ, पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की, एशिया की भी सबसे बड़ी लैगून झील है ये। पुलिकट झील कहाँ है, पुलिकट झील भी लैगून झील है, पुलिकट झील भी लैगून झील है। ये खुद सीमा निर्धारित करता है किसका, तमिलनाडु का आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु का आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु का आंध्र प्रदेश से। पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। जी हाँ, अजय जी, आए, वो तो है, ये है अजय जी, आवाज नहीं पहुंच रहा है क्या यहाँ से सब है। क्लास तो चल रहा है भाई, क्लास तो चल रहा है, ठीक है, एकदम स्मूथ चल रहा है क्लास। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। चिल्का झील, उसके बाद पुलिकट झील, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अनाईमुडी केरल में, अनाईमुडी केरल में, अनाईमुडी केरल में, अनाईमुडी केरल में है। अन- जी हाँ, अनाईमुडी झील भी है, चोटी भी है और अनाईमुडी झील भी है। जी हाँ, अनाईमुडी लेक भी है, केरल में है। को अष्टमुदी भी है, जी हाँ बिल्कुल, एक अष्टमुदी भी केरल में है, अष्टमुदी भी है, अष्टमुदी भी है। केरल में झील को क्या कहते हैं, केरल में लैगून झील को, लैगून झील को एक बार पूछ लिया है, केरल में लैगून झील को क्याल कहा जाता है, लैगून झील को क्याल कहा जाता है, केरल में लैगून झील को क्याल कहा जाता है, केरल में लैगून झील को क्याल कहा जाता है, क्याल कहा जाता है, क्याल कहा जाता है। अब देखो कुछ झीलें हैं ना जिनका निर्माण, ये तो उदाहरण था, जिनका निर्माण कैसे हुआ है, तो हिमानियों से हुआ है, आइस स्नो स्नो से हुआ है, बर्फ से हुआ है। उस प्रकार के झीलें, जैसे राकस ताल झील, नाम सुने हो ना, राकस ताल झील, राकस ताल झील, राकस ताल झील यानी जहां से सतलज नदी का उद्गम है, वह भी हिम से या हिमानियों द्वारा निर्मित झील है, वह भी हिमानियों द्वारा निर्मित झील है। तो छोटा हेडिंग लगा ले, हिमानी द्वारा निर्मित झील, हिमानी द्वारा निर्मित झील, हिमानी द्वारा निर्मित झील, हिमानी द्वारा निर्मित झील, हिमानी द्वारा
निर्मित झील। हिमानी द्वारा निर्मित झील, हिमानी द्वारा निर्मित झील। अब जो हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं जैसे राकसताल, उसके बाद उत्तराखंड में जितनी झीलें हैं, उत्तराखंड में जितनी झीलें हैं वो सब हिमानियों द्वारा निर्मित झील ही है। एक लाइन लिखते चलना इसी पर, राकसताल, नैनीताल, राकसताल, नैनीताल, जी हाँ, राकसताल, नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल। पंकज जी, अब सब्जेक्ट वाइज ऐप थोड़े चलता है कि ज्योग्राफी में एरर आता है, सब्जेक्ट वाइज एरर नहीं रहता है। देख लीजिए एक बार अपने नेटवर्क को देखिए, हम लोग चेक करवा रहे हैं, सब टेक्निकल टीम के लोग लगे हुए हैं आप लोगों के लिए। किसी को दिक्कत नहीं है, वो लोग भी चेक कर रहा है सब चीजों को, ठीक है। हो सकता है नेटवर्क एरर हो, नेटवर्क एरर हो मेरे भाई। चलो, एक प्रकार का झील है जैसे आप लोग राकसताल, नैनीताल ये सब झील सुने हो ना, भीमताल, खुरपा ताल, पूना ताल, नहीं नाम सुने हो? कुछ लिख लो, नहीं सुने हो तो दो चार छौंका मार लो। राकसताल, नैनीताल, भीमताल, खुरपा ताल, खुरपा मुंह खुरपा के तरह है, हाँ खुरपा, खुरपा नहीं जानता है जी, गांव में जिससे वो घास उस काटते हैं। तो पूना ताल, पूना ताल, रूपकुंड, 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 रूपकुंड सबसे फेमस है इसमें, रूपकुंड पता है ना, इससे क्वेश्चन खूब पूछा है रूपकुंड से। जिसकी कोई विशेषता हो, रूपकुंड जिसकी कोई विशेषता हो, रूपकुंड को हिमानी द्वारा निर्मित झील है, हिमानी द्वारा निर्मित झील है, हिमानी द्वारा निर्मित झील है, हिमानी द्वारा निर्मित झील है। रूपकुंड किसके द्वारा निर्मित झील है? जी हाँ, हिमानी द्वारा निर्मित झील है। रुको रुको रुकिए, अब इसमें एक शब्द लिखना, इसी को कहते हैं हम लोग रहस्यमयी झील, रूपकुंड को, या मानव कंकाल झील। रहस्यमयी झील या मानव कंकाल झील कहा जाता है। इसे रहस्यमयी या मानव कंकाल झील कहा जाता है, रहस्यमयी या मानव कंकाल झील कहा जाता है। बता रहा हूं, रूपकुंड उत्तराखंड में है, इसे रहस्यमयी या मानव कंकाल झील कहा जाता है। एक बार क्या हुआ कि इस झील में सैकड़ों मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, और इसलिए ही इसे मानव कंकाल झील कहा जाने लगा, और उसी के कारण इसे रूपकुंड कहा जाता है कि ये समय समय पर अपना रूप दिखाई देता है। जी हाँ, समय समय पर रूप दिखा देता है। देखो, ज्योग्राफिकल प्रकृति को समझना ये आसान नहीं है। प्रकृति को अच्छा है कि पढ़ के निकल जाओ, बहुत सारी चीजें ऐसे प्रकृति में है जिस एक बात को समझने के लिए किसी व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया लेकिन नहीं समझा। इतनी बात तो हटा ही दो, एक बात को समझने में। अब नीलगिरी के पर्वतों पर चलो, हर 11वें साल पे वो फूल एकदम नीले कैसे जो है हर 11वें वर्ष के अंतराल पर पूरा वो पर्वत नीला हो जाता है। अब इसका साइंटिफिक कारण है ही नहीं, साइंटिफिक कारण ने बताया कि सर वहां वो पौधा है जो 11 ही साल पर फूल देता है, तो वह कहा है, ठीक है। तो इन चीजों में नहीं फंसना है, इसमें फंसना ही नहीं है आपको। एक चीज देखो, एक झील होता है ना जो वायु के द्वारा बना दिया जाता है, पता है आपको, वायु के द्वारा बना दिया जाता है, वायु द्वारा निर्मित झील, यानी वायु पवन वहां अपर्दन कर करके और वहां झीलों का निर्माण कर दे। तो राजस्थान की जो झीलें हैं वह वायु द्वारा निर्मित झील है, वायु द्वारा निर्मित झील है। अगर क्वेश्चन ठेठ पूछ दिया जाए आपसे कि इनमें से कौन सा एक झील का उदाहरण नहीं है, स्रोत नहीं है, विवर्तनिक, ज्वालामुखी, वायु द्वारा निर्मित, हिमानी, ऐसा करके, तो क्या कहेंगे
अक्सर लड़का वायु पर मार देगा, जो नहीं जानता है, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हो तो वायु याले को नहीं मारना है, वायु से भी झीलों का निर्माण हुआ है। जैसे जैसे राजस्थान में चलो डिडवाना, राजस्थान में डिडवाना आए, उत्तराखंड में है डिडवाना, सरगोल, डिडवाना सरगोल, जी हाँ डिडवाना सरगोल, डिडवाना के बाद सरगोल, खाटू, खाटू भगवान का नाम सुना है ना, हाँ खाटू श्याम जी, तो वहीं पर खाटू झील भी है। पंचभद्रा, पंचभद्रा, पंचभद्रा हो गया आदि, ये झील जो है वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। कुछ कृत्रिम झीलें, कुछ कृत्रिम झीलें, कृत्रिम झीलों का निर्माण कैसे हुआ, तो मानव ने डैम बनाना शुरू किया, मानव ने डैम बनाना शुरू किया, बांध बनाना शुरू किया, डैम या बांध बनाना शुरू किया, मानव ने डैम बनाना शुरू किया, ठीक है। और इसी बांध के निर्माण का परिणाम है कि इसके पीछे झील बनते चले गए। अब कुछ झील पूछता है, जैसे उकई झील किस राज्य में है, उकई, 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 ये उकई गुजरात में है, उकई गुजरात में है। नदी कौन सी है, ताप्ती है। तो कुछ हमने आपको जो इंपॉर्टेंट है उसको करा दे रहे हैं। ये ताप्ती नदी पर है, उकई झील किस नदी पर, ताप्ती नदी पर बना हुआ है, ताप्ती नदी पर बना हुआ है। राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर चंबल नदी पर, राणा गांधी मैंने राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, गांधी सागर ये चंबल नदी पर बना है, ये चंबल नदी पर है, यही चंबल नदी पर बना हुआ है। राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, नदी कौन सा है, चंबल नदी पर बना हुआ है। कुछ जो है नहीं नहीं मध्य प्रदेश में, ठीक है, और राजस्थान में है बाकी। सुनो, गोविंद सागर, गोविंद सागर कहाँ, भाखड़ा नांगल बांध जहां बना है, परिणाम है गोविंद सागर। पेरियार, 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 पेरियार कहां, केरल में, इंजीनियर बी रामास्वामी पेरियार नायकर, उनसे भी तो पकड़ लेता, केरल में, केरल में, हाँ पंजाब में। गोविंद सागर जो है पंजाब में अवस्थित है। सुनो, पेरियार नदी, पेरियार सागर, दो चीज पढ़ लेना कि यह जल किससे प्राप्त करता है, पेरियार झील, पेरियार केरल में, पेरियार केरल में, पेरियार केरल में यह जल प्राप्त करता है, जल को प्राप्त करता है और जल आपूर्ति करता है, जल आपूर्ति करता है। तो प्राप्त किससे करता है जल, किससे जल को प्राप्त करता है, वेंगई नदी से, जल प्राप्त करता है वेंगई नदी से, वेंगई नदी से। और ये जल आपूर्ति करता है पेरियार नदी को, जल आपूर्ति करता है पेरियार नदी को, जल आपूर्ति करता है पेरियार नदी को। कौन, तो भैया कृष्णा गोदावरी तो वही ना है। नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश फेमस है। निजाम सागर, निजाम सागर कौन सी नदी, मंजरा नदी आंध्र प्रदेश, निजाम सागर मंजरा, मंजरा नदी, निजाम सागर नदी कौन सी है, मंजरा नदी आंध्र प्रदेश, मंजरा नदी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मंजरा नदी
आंध्र प्रदेश। मंजरा, लोकटक मणिपुर में पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है। मणिपुर की जीवन रेखा मीठे पानी की झील है। जी हाँ, ये छूट रहा था इसीलिए इसको कर लेना है। ये मणिपुर की लोकटक जो है ये मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, जिसमें किबुल लामजाओ, जिसमें किबुल लामजाओ, एक किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ तैरता हुआ, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। 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 किबुल लामजाओ यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। एक दो नाम और लिख लेना है। पाला झील मिजोरम में, पाला झील मिजोरम में। उमियम झील मेघालय में। पाला, पाला झील मिजोरम में। पाला झील मिजोरम में। पाला मिजोरम में है भाई, पाला मिजोरम में है, मिजोरम में है। उमियम, हाँ उमियम, उमियम मेघालय में है। उमियम मेघालय में है। ये उमियम कहाँ, जी हाँ उमियम मेघालय में अवस्थित है। वहीं सूरज कुंड झील हरियाणा में, सूरज कुंड झील हरियाणा में। सूरज कुंड झील, सूरज कुंड झील ये हरियाणा में है। सूरज कुंड झील हरियाणा में है। और चापनाला झील असम में। चापनाला असम में, चापनाला असम में है। चापनाला असम में, चापनाला असम में। ठीक है, चलिए सुनो, चंद सेकेंड आपका समय है उसका भी सदुपयोग कर लेते हैं। फिजिकल, हाँ फिजिक्स नहीं, आधा पढ़ के कुछ बोलते हैं जी। देखो इसमें से क्वेश्चन का स्कोप कहाँ कहाँ है। तो एक तो ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें भूकंप से आपसे पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन जस्ट इसी में ज्वालामुखी का आता है, ज्वालामुखी से आता है। फिर इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, आंतरिक संरचना, संरचना इसी में आ जाना। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बाद और एक पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां, गतियां और थोड़ा सा कुछ सिद्धांत, कम से कम दो पढ़ के रखना, दो पढ़ के रखना। अक्सर क्वेश्चन पकड़ा जाते हैं। एक तो है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन, बस इसका नाम वगैरह आपसे पूछेगा, विस्थापन सिद्धांत। और नेक्स्ट पूछता है, नेक्स्ट पूछता है इसी में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये पूछता है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ठीक है, इन चीजों पर 4-5 दिन आपके साथ क्लास कंटिन्यू कर दिया जाए। आज ही शुरू कर देते हैं, काहे अब रख रहे हो भाई, अब इस उद्घाटन कर देते हैं, आपको घबराना काहे का है। इसका जो हिस्सा और है, हमने 2 खंड को आपको पढ़ा दिया है। एक दिन काम चलने भर का महासागरीय धाराएं पर बात कर लिए थे, और दूसरा हमने इस पर क्लाइमेटोलॉजी, वायुमंडल को पढ़ा दिया है। ये घटक हमने दोनों को पढ़ा दिया है। ये भी फिजिकल में ही आता है, महासागरीय धाराएं और वायुमंडल भी, महासागर और वायुमंडल भी। आज क्लास इसी से स्टार्ट करना है, ब्रह्मांड से। ठीक है, ब्रह्मांड से शुरू कर दिया जाए ना। हाँ हाँ शुरू कर दिया जाएगा, रुकने का क्या फायदा आप ही बताओ।
पहले ही जो है आप सरेंडर मारने लगे, कोई बात हुआ जी? ब्रह्मांड क्या करें? ब्रह्मांड सुनो, सूक्ष्म अणुओं से लेकर, हिंदी में लिखे ना, सूक्ष्म अणुओं से लेकर, सूक्ष्म अणुओं से लेकर, अणुओं से लेकर विशालकाय, विशालकाय आकाश गंगाओं, आकाश गंगाओं, सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को, के सम्मिलित रूप को, के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है, को ब्रह्मांड कहा जाता है, को ब्रह्मांड कहा जाता है। सूक्ष्म अणुओं से लेकर के विशाल आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अब ये देखो, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते क्या है? कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का जो अध्ययन है, अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। इसका अध्ययन कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी है, ठीक है। ब्रह्मांड पर अध्ययन बहुत प्राचीन है। अब उन प्राचीन अध्ययनों में से 5-6 दिन का क्लास है, तो थोड़ा तेज तेज पढ़ा देना है, बहुत अध्ययन करना नहीं है, ठीक है। कि इसमें सबसे पहला विचार किसने दिया था? हाँ, टॉलेमी महोदय का पहला विचार था। सबसे पहला विचार किसने दिया? टॉलेमी ने दिया था। ब्रह्मांड पर पहला विचार नहीं लिखे हो क्या, छूटा है? हाँ, टॉलमी ने दिया था, टॉलमी ने दिया था। कब? 140 ईस्वी में दिया था, 140 ईस्वी में दिया था। टॉलमी था कौन? एक मिस्र यूनानी विद्वान था, मिस्र यूनानी विद्वान था, मिस्र यूनानी विद्वान था टॉलमी, मिस्र यूनानी विद्वान था टॉलमी। क्या इसके विचार हैं? हाँ, इन्होंने जियोसेंट्रिक थियरी दिया था। पहले वाला नहीं लिखे हैं? हो गया। काहे शोषण कर रही है बेचारी पर, एक तो कमजोर है, इस पर लगातार उसी समय से शोषण बनाए हुए है कि नहीं है? ये बात ठीक नहीं है ना? अरे आप कैसे समझ गए थे? हाँ, कैसे नहीं समझेंगे? आपके मनोवृत्तियों को एकदम सही समझते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, चलो ठीक है, आगे बढ़ाएं। अब ये मिस्र यूनानी विद्वान है जिसने जियोसेंट्रिक अवधारणा दिया था, जियोसेंट्रिक अवधारणा दिया, जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक अवधारणा को इसने दिया है। जियोसेंट्रिक अवधारणा में है क्या? हाँ, इन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, केंद्र में है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये जियोसेंट्रिक, तो जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, हिंदी भी जियोसेंट्रिक थियरी, अवधारणा को क्या लिखिएगा? जियोसेंट्रिक थियरी को दिया, जियोसेंट्रिक थियरी को दिया है इन्होंने। इसके बाद, इसके बाद एक विद्वान आए, कॉपरनिकस, नाम क्या है इनका? जी हाँ, कॉपरनिकस।
और ये कोपर्निकस महोदय ने क्या दिया, हेलियोसेंट्रिक, इन्होंने दिया है हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। क्वेश्चन पूछेगा हेलियोसेंट्रिक अवधारणा किसका है, कोपर्निकस का अवधारणा। अवधारणा हेलियोसेंट्रिक थियरी, हेलियोसेंट्रिक थियरी, कोपर्निकस की कौन सी थियरी है, हेलियोसेंट्रिक थियरी। आधुनिक खगोल का जनक भी कहा जाता है इनको। इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थियरी में क्या कहा कि सूर्य केंद्र में है, छोटे छोटे शब्द लिखो याद रहेगा, सूर्य केंद्र में है। इन्होंने क्या उदाहरण दिया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। कहाँ के थे ये महोदय, पोलैंड के थे, पोलैंड के थे। 1543 में पोलैंड के थे, 1543 में 1543 में अपना थियरी दिया था इस कोपर्निकस ने, कोपर्निकस ने ये थ्योरी दिया था, पोलैंड के थे। इन्हें कहा जाता है आधुनिक खगोल का जनक, आधुनिक खगोल का जनक कहा जाता है, आधुनिक खगोल का जनक कहा जाता है। यही महोदय हैं आधुनिक खगोल के जनक है। थैंक यू। चलिए कल यहाँ से